फार्मेसी के सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर विवेक काहले, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव, आज आपके सामने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत पार्ट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को हिंदी अनुवाद द्वारा समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत निवेदन आए कि सर आप क्यों ना अपनी राष्ट्रभाषा का थोड़ा उपयोग करके इसको हिंदी में समझाए, सो दैट कि भारतवर्ष के सभी फार्मेसी के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। तो आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मित्रों, इसके अंतर्गत हम लोग आज ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो पहला, इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अंतर्गत पहले हम लोग एडवाइजरी बॉडी को समझेंगे, उसके बाद में एनालिटिकल बॉडीज को समझेंगे और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव बॉडीज को, क्योंकि ये तीन प्रकार में इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो द्वारा ये तीनों बॉडीज को अच्छी तरह समझेंगे और जानेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बॉडी आती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये सबसे पहले पार्ट के अंतर्गत मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में तीन प्रकार की हम लोगों ने बॉडीज देखी, एडवाइजरी, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव। तो उसमें सबसे पहले आती है एडवाइजरी। तो एडवाइजरी के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ये जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 5 के प्रोविजन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है हर 5 साल के बाद में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉर्म करता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल तक रहता है, फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। फिर इसकी हम लोग ये देखेंगे कि ये इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है। ये बोर्ड इसलिए स्थापित किया गया है कि इसको ये एडवाइज करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिलेटेड टू एनी टेक्निकल मैटर अराइजिंग फॉर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करता है। इसके बाद में देखेंगे कि इसके अंतर्गत ये बॉडी के अंतर्गत कौन से मेंबर्स रहते हैं और ये किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके सबसे पहले देखेंगे एक्स ऑफिसियो मेंबर। सो दीज आर दी एक्स ऑफिसियो मेंबर। पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दैट इज ये जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये चेयरमैन होते हैं इस बोर्ड के। उसके बाद में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, तीसरा है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, चौथा है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। तो ये सब इसके मेंबर्स है। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, द प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद में हम लोग इसके
अंदर की दूसरी बॉडी जिसको कहा जाता है नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। पहला जो है 2% फ्रॉम अमोंगेस्ट हु आर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट्स, म्हणजे जो सभी स्टेट्स में जो इंचार्ज लोग रहते हैं उसमें से ये 2% चुने जाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है 1% फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तीसरा ये है कि 2 गवर्नमेंट एनालिसिस, 2 गवर्नमेंट एनालिसिस को इस नॉमिनेटेड मेंबर्स के तहत चुना जाता है और ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अगुवाई में होती है और उसको चुना जाता है। तो ये हो गया नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में दोस्तों। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इलेक्टेड मेंबर्स, व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर्स। सो 1% इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा जो है 1% इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मींस एक जो है वो फार्मेसी काउंसिल का से इलेक्टेड होता है, दूसरा जो पर्सन जो है वो मेडिकल काउंसिल से इलेक्टेड होता है, तीसरा 1 फार्माकोलॉजिस्ट होता है, एक स्पेशलाइजेशन होता है फार्माकोलॉजिस्ट होता है, वो इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर द्वारा। इसको हम लोग शॉर्टकट में आईसीएमआर बोलेंगे, फार्मेसी काउंसिल को पीसीआई बोलेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एमसीआई बोलेंगे। इस तरह से ये इलेक्टेड मेंबर्स इस सभी में से चुने जाते हैं। 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए द्वारा एक पर्सन होता है। 1 पर्सन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, आईपीए द्वारा एक पर्सन इसमें लिया जाता है। तो ये सभी मेंबर्स इसकी इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बॉडी स्पेसिफिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू द ड्रग के जितने भी निर्णय लेने के जो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेक्निकल गाइडलाइन होती है उसको देने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी का गठन किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते कि दूसरी एक बॉडी है या कमिटी है, वो है ड्रग, इसको कहा जाता है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये जो ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी है मित्रों, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इसका भी काम जो है वो एडवाइस देना ही है। तो ये एडवाइस देती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज डीटीएबी यानी जो इसके पहले की हम लोगों ने देखी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका भी काम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और डीटीएबी साथ में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को भी एडवाइस करना है। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन 1% फ्रॉम ईच स्टेट एंड टुगेदर इज द फॉर्मेशन ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। यालाच इसको ही हम लोग डीसीसी कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है और इसका काम जो है टू एनालाइज और टेस्ट द सैंपल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर। ये बॉडी का गठन भी और इसके जो सूत्रधार, मेन सूत्रधार जो रहते हैं वो है डायरेक्टर इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी के, और इनका काम जो है टू एनालाइज और टेस्ट द सैंपल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ऑल ओवर द इंडिया। इसके बाद में टू कैरी आउट द ड्यूटीज विथ प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ डीटीएबी। मीन्स कुछ ऐसी ड्यूटीज
जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और DTAB द्वारा स्पेसिफिकली इस सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को दी जाती है, वो काम भी इन लोगों को करना पड़ता है। अभी हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकली इनके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस के अंतर्गत सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली और उसके इस इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर है, ये CDL का फंक्शन करते हैं कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए। तो इसका जैसे कि सेरा है, वैक्सीन्स है, टॉक्सिन्स है, एंटीजन है, एंटीसेरा है, लिगेचर एंड सूचर्स है, इसका अगर हम लोगों को टेस्टिंग करना है, एनालिसिस करना है, तो हम लोग इसको सीधा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली के में इसको भेजेंगे और इसका टेस्टिंग किया जाएगा। और दूसरा इसका फंक्शंस ऑफ CDL के अंदर और एक दूसरा है, क्योंकि ये कैटेगरीज के हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इसको टेस्टिंग किया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। तो जैसे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, ये जो है ये एंटीसेरा, एंटीजन, टॉक्साइड्स, बट दिस इज ऑल रिलेटेड टू द ऑल फॉर वेटरनरी यूज। अगर वेटरनरी यूज का कोई काम है तो इसका पूरा काम जो है ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ जो कंडोम्स का टेस्टिंग है, इसका जो काम है वो ये सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद और इसके डायरेक्टर द्वारा निवेदन के तौर पे इसको किया जाता है। ये भी काम सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंतर्गत होता है। दूसरा जो है वेनरल डिसीजेस, अगर वेनरल डिसीजेस के रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग या एनालिसिस करनी है तो वो जो है वो लेबोरेटरी ऑफ सेरोलॉजी एंड केमिकल्स एग्जामिनर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस लेबोरेटरी में इसका टेस्टिंग एंड एनालिसिस किया जाता है। और कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के लिए जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में अगर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की टेस्टिंग करनी है तो उनको वहाँ पे भेजा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें डिस्पैच ऑफ सैंपल क्या होता है। डिस्पैच ऑफ सैंपल जो है ये रजिस्टर पोस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें मेमोरेंडम इन फॉर्म 1 और अकम्पनीड विथ प्रेस्क्राइब फी, जो उसकी प्रेस्क्राइब फी रहती उसके साथ में इसको रजिस्टर किया जाता है डायरेक्टर के नाम से। फिर इसके बाद में इसका टेस्टिंग और एनालिसिस होता है और इसका टेस्टिंग और एनालिसिस का रिपोर्ट जो है वो इन द फॉर्म 2 टुगेदर विथ फुल प्रोटोकॉल ऑफ द टेस्ट अप्लाइड। इसमें जो है साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ द CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर की हर एक रिपोर्ट पे साइन होना, सिग्नेचर होना, सो दैट कि आपका ये जो सैंपल है ये आपके पास में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रहे, जरूरी है। देन हम लोग देखेंगे कि ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन दी स्टेट्स। ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी हमने नेशनल की ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी के और कुछ ऐसे जहाँ पे अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग और एनालिसिस किया जाता है उसका कैटेगराइजेशन इसके पहले स्लाइड्स में देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन दी स्टेट्स। सो ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन दी स्टेट्स के एवरी स्टेट्स में इसका गठन किया गया है। इसके पर्टिकुलर उस लोकल एरिया के अंदर इस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस और लाइसेंस प्रीमाइसेस है उनकी टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए इसका इस ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी का इन दिस पर्टिकुलर स्टेट का यूज होता है। सैंपल्स ऑफ ड्रग्स टेकन बाय ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होता है वहाँ से कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, सो दैट कि उनको आगे की परमिशन मिलती रहे और सो दैट कि देखा जाए कि ये यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो रहा है ये सभी जो है ये अपने क्वालिटी के अंतर्गत हो रहा है। इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर को पावर है कि वो सैंपल्स को ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी में भेज सके और उसका एनालिसिस कर सके। देन इफ अ परचेसर वांट टू एनालाइज
अगर जिसने एक आधी मेडिकेशन लिया है उसको अगर एनालाइज करना है, टेस्ट करना है ड्रग और कॉस्मेटिक को, तो वो कर सकता है। उसके लिए उसको फॉर्म नंबर 14(1) पे एप्लीकेशन करनी है और कुछ फीस भेजनी है डायरेक्टर को, सो दैट कि कोई परचेसर भी अपनी टेस्टिंग कर सकता है। दूसरा, द रिपोर्ट ऑफ द टेस्ट एंड एनालिसिस शैल बी सप्लाइड इन फॉर्म 14(b). फॉर्म 14(b) के अंतर्गत उसको रिपोर्ट भेजा जाता है। तो ये है कुछ जानकारियाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो स्पष्टीकरण है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का समझ में आया, ऐसी आशा करते हैं। और आज के इस हिंदी अनुवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये स्पष्टीकरण अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद। एंजॉय लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।